हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एंजाइम्स। एंजाइम का जो इन पोर्शन है दैट फॉर्म द इन एंजाइम इज कॉल्ड एज ईस्ट। टर्म जो सबसे पहले एंजाइम टर्म दी था वो कोने ने दिया था और स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एंजाइमोलॉजी। एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम के बारे में बर्जूलियस ने बताया था और एडवर्ड बुशनर ने फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था दैट इज जाइमेज, ये ईस्ट से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। और जेम्स सुमनर ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंजाइम किया था दैट इज़ यूरेज एंजाइम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमने प्रोटीन के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट जिसका देखा जाता है दैट इज़ यूरेज। 83 लाख समथिंग हमने उसमें डिस्कस किया था। फ्रॉम जैक बीन्स ही टोल्ड अबाउट द प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम, और उन्होंने ही बताया था कि एंजाइम का नेचर कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं एंजाइम। वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था बीडल एंड टॉटम ने, और किस में दिया था ये, इन न्यूरोस्पोरा क्रेसा में ये दिया था जो कि एक पिंक मोल्ड होता है और इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। न्यूरोस्पोरा क्रेसिया जो है वो एक एस्कोमाइसिटिस फंजाई का मेंबर है। अगर हम एंजाइम के बारे में बात करें तो एंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं जिन्हें हम बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम दो तरह के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम, इन्हें एंडो एंजाइम भी कहते हैं, जो इनसाइड द सेल देखने को मिलते हैं दैट इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। ये एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जो सेल के अंदर की एक्टिविटीज़ होती है जैसे ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है उसमें हेल्प करते हैं, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है उसमें हेल्प करते हैं, ETC साइकिल जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो इस तरह से ये इंटरसेलुलर एंजाइम जो हैं वो सेल के इनसाइड वर्क करते हैं और ये वर्क करते हैं जिस pH पे, फिजियोलॉजिकल pH पे, दैट इज़ pH नंबर 7 पे ये काम करते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, इन्हें एक्सो एंजाइम कहा जाता है, ये आउटसाइड द सेल वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे कि स्लाइवरी अमाइलेज जिसे पेटाइलिन कहते हैं, ये 6.8 pH पे वर्क करता है। पेप्सिन 1-2 pH पे, 1 या 2 pH पे वर्क करता है और ट्रिप्सिन जो है उसके लिए 8 pH चाहिए होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंजाइम्स एंड कंजुगेटेड एंजाइम, या फिर इन्हें हम कहते हैं होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट ही होता है। अगर हम एंजाइम की डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन, एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो सिंपल एंजाइम हम उन्हें बोलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन, दीज आर द सिंपल एंजाइम। और अगर हम बात करते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स की, तो कंजुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम जिसे हम कहते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इनमें करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एपो एंजाइम, इसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोफैक्टर। तो इस तरह से कंजुगेटेड एंजाइम मिलकर बने होते हैं एपो एंजाइम और कोफैक्टर से। अब ये कोफैक्टर्स भी हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और एक होता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं उसमें फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर प्रोटीन के साथ एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड होता है तो हम उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर कोएंजाइम है, दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ कोएंजाइम, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं दैट इज़ कोएंजाइम। कोएंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन के पार्ट के साथ लूजली बॉन्ड करते हैं, प्रोटीन पार्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। तो जो लूजली बॉन्ड करते हैं एपो एंजाइम के साथ उन्हें हम कोएंजाइम बोलते हैं। तो इसी तरह से तीसरा जो
हम बढ़ते हैं, दैट इज़ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम मेटल्स आयन कहते हैं। मेटल आयंस जो होते हैं ये प्रोटीन पार्ट के साथ या सब्सटेंस के साथ जो है, सबस्ट्रेट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करी जाए कि ये कंजुगेटेड एंजाइम कैसे बनते हैं, तो कंजुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कैसे बनते हैं, या तो इसमें प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर होता है। प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एपो एंजाइम और मेटल आयन से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये सभी डेफिनेशन जो है वो होलो एंजाइम की ही हैं। अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। कोएंजाइम को डिराइव किया गया है विटामिन से। विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं उससे डिराइव किया गया है TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये एक कोएंजाइम है, इसको इससे डिराइव किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन, FAD, FADH2 या FMM। FADH2 को कहते हैं फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से विटामिन B3 जिसे निकोटिनिक एसिड या नियासिन कहते हैं उससे डिराइव्ड हुआ है कोएंजाइम दैट इज़ NAD, NADPH, NADPH2, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे कहा जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इससे डिराइव किया गया है कोएंजाइम A को। विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन जिससे डिराइव्ड किया गया है पेरिडॉक्सल फॉस्फेट दैट इज़ PP। और विटामिन H जिसे फॉलिक एसिड कहा जाता है, इससे डिराइव्ड किया गया है THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट को। और अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 तो उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है जिसे प्लेगराज डिजीज़ कहते हैं या 4D डिजीज़ भी कहा जाता है। ये 4D हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से डायरिया, डर्मेटिस और डिमेंशिया होता है। अगर हम इनका क्योर नहीं करते हैं तो उससे डेथ हो जाती है और इसी तरह से ये 4D बन जाते हैं, इसलिए प्लेगरा डिजीज़ को 4D डिजीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमने मेटल आयंस पढ़े थे। मेटल आयंस जो हैं वो कोफैक्टर्स में ही हमने इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स देखे थे मेटल आयंस। तो मेटल आयन जो जिंक है वो किस एंजाइम के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBCs में हमें चाहिए होता है। ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ते हैं और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है इसको कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में, और ये H2CO3 फर्दर जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको मिलता है तो कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव एंड HCO3 में। इसी तरह से जिंक रिक्वायर्ड होता है, मेटल आयन रिक्वायर्ड होता है एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। और मेटल आयन मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है हेक्सोकाइनेज के लिए। हेक्सोकाइनेज फर्स्ट एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस का। जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है तो वहाँ एंजाइम हेक्सोकाइनेज रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से रूबिस्को जो है वो फर्स्ट एंजाइम होता है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल जिसे कहते हैं। उसी तरह से पेप्केज जो है वो फर्स्ट एंजाइम होता है C4 पाथवे के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये एसोसिएटेड होते हैं फोटोसिस्टम 2 के साथ। यहाँ टायरोक्सिन अमीनो एसिड या 4Mn2 पॉजिटिव, 2 कैल्शियम 2 पॉजिटिव या 1 क्लोरीन आयंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल आयन पोटाशियम की। तो पोटाशियम मेटल आयन जो है वो रिक्वायर्ड होता है
पायरुवेट काइनेज के लिए। पायरुवेट काइनेज लास्ट एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस के लिए। और निकल चाहिए होता है यूरिएज एंजाइम के लिए। यूरिएज एंजाइम जो है वो हमने देखा था मॉलिक्यूलर वेट जो है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज़ 83 लाख समथिंग। हमने ये प्रोटीन के चैप्टर में भी डिस्कस किया था। उसके बाद बात करते हैं आयरन मॉलिब्डेनम की। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है। आयरन सल्फर मेटल आयंस जो है वो साइटोक्रोम के लिए रिक्वायर्ड होता है। आयरन कॉपर जो है वो कैटालेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल एंजाइम के बारे में बात करेंगे। अभी तक जितने भी हमने एंजाइम पढ़े हैं वो हमने कहा है कि वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन अब हम स्पेशल एंजाइम के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ राइबो एंजाइम। तो इसमें ओनली नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम है, ये है तो एंजाइम लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोटीनियस नहीं होता है। ये कैसा होता है, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या आरएनए एंजाइम इसको कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं राइबो न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइबो न्यूक्लियस पी फॉस्फेट दैट इज़ आरएनए फॉस्फेट, या 23S आरएनए, ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, और ये तीनों जो हैं वो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है। इनमें आरएनए एंजाइम होता है, इनमें प्रोटीन नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं एब एंजाइम की। एब एंजाइम का मतलब होता है जिसमें कि जो कैटालिट करती है एंटीबॉडीज़ को, और इसे एंटीबॉडी एंजाइम भी कहा जाता है। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। और नेक्स्ट है जो स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम में नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज़ जाइमोजेंस। जाइमोजेंस को हम इनएक्टिव एंजाइम भी कहते हैं। जनरली ये इनएक्टिव होते हैं लेकिन ये एक्टिवेटेड होते हैं एट किसी प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर प्लेस पे ही ये हमें एक्टिव देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम पेप्सिनोजन की। तो पेप्सिनोजन ऐसे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब इसको HCl मिल जाता है तब ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज़ पेप्सिन। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जब इसको HCl मिल जाता है तो ये रेनिन में एक्टिव फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। रेनिन हमें एक्टिव फॉर्म में देखने को मिलता है, इन चिल्ड्रंस ये होता है। तो ये सभी एक्टिविटी हमारे स्टमक में होती हैं, तो ये गैस्ट्रिक प्रोटीन का पार्ट होती हैं। ये एंजाइम जो हैं वो गैस्ट्रिक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और दूसरा अगर हम बात करें पेनक्रियाटिक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज़ ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन भी इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, और इसको ट्रिप्सिनोजन जो है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में देखने को मिलता है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, वो इसको एक्टिवेट करता है इनटू ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन जो है वो अदर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे ये पैनक्रियाटिक एंजाइम केमाइलोट्रिप्सिन को जो इनएक्टिव था इसको जब मिल जाएगा ट्रिप्सिन तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिवेटेड फॉर्म, दैट इज़ काइमोट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है नेक्स्ट, दैट इज़ प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी ट्रिप्सिन जब मिल जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और अगर ट्रिप्सिन जो है वो मिल जाता है प्रो इलास्टेज को, तो प्रो इलास्टेज इनएक्टिव होता है वैसे, जब उसे ट्रिप्सिन मिल जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ इलास्टेज। तो इस तरह से ट्रिप्सिन जो है फिर फर्दर एक्टिविटीज़ कर सकता है अगर इसको ट्रिप्सिनोजन जो है एंटेरोकाइनेज की हेल्प से अगर एक्टिव हो जाता है तभी ट्रिप्सिन बन पाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पैनक्रियाटिक प्रोटीन को डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम या आइसोजाइम्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शंस होते हैं, बट जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है इसका फॉर्मूला होता है C3H6। फॉर्मूला इसका सेम होता है, फंक्शन भी इसके सेम होते हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है ड्यू टू दीज 5 आइसो एंजाइम। ये मिलकर बना होता है 5 आइसो एंजाइम की। और जो 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं ये जो चेन्स होती हैं, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को हम कहते हैं LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें 4 चेन होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
एक होती है एम चेन और दूसरी होती है एच चेन। एम चेन को बोला जाता है लाइट चेन और दूसरा एच चेन को कहा जाता है हैवी चेन। तो जो हमने 5 आइसो एंजाइम देखे, इन 5 आइसो एंजाइम में ये पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है। फंक्शन ये एक जैसा ही करते हैं लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स। जैसे LDH1 होता है, H4 होते हैं इसमें, मतलब इसमें हैवी चेन 4 होती हैं। LDH2 इसमें H3 और एक M चेन होती है। LDH3 में H2 M2 दो होती हैं। LDH4 में H1 होता है और M3 होते हैं। LDH5 में M4 होते हैं। और ये देखने को मिलता है LDH1 ब्रेन में और LDH2 किडनी में, LDH3 हार्ट में, LDH4 लीवर में और LDH5 मसल्स में। तो इस तरह से ये एंजाइम जो हैं वो सेम फंक्शन तो करते हैं, लेकिन सेम फंक्शन इसका क्या है कि लैक्टिक एसिड इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड को ये फर्दर कन्वर्ट कर सकता है लैक्टिक एसिड में भी। तो फंक्शन तो लाइसो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का सेम ही होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सभी एंजाइम्स के लिए सेम ही होता है, C3H6O3। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू द हैवी एंड लाइट चेन की वजह से। यहाँ हमें इन LDH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अलग देखने को मिलता है, लेकिन इन सभी का फंक्शन भी सेम होता है और इन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। सो जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फंक्शन होता है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है, दीज आर कॉल्ड एज लाइसो एंजाइम। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लाइसो एंजाइम में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का पढ़ा, और अब हम इसका सेकेंड एग्जांपल पढ़ते हैं आइसो एंजाइम का, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एस्टेल्डिहाइड में। कौन एंजाइम? दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड में, और इसमें 4 आइसो एंजाइम होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, जिसमें 16 आइसो एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जिसमें 2 आइसो एंजाइम होते हैं। 2 आइसो एंजाइम है इसके, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का काम होता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये सभी सेल्स में होती है ये प्रोसेस। हेक्सोकाइनेज का काम होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। इसी तरह ग्लूकोकाइनेज का काम भी होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, लेकिन ये ग्लूकोकाइनेज जो है वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज एंड हिपेटोसाइट्स में ही होता है। हिपेटोसाइट सेल्स होते हैं लीवर के सेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है कि कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल है जो फास्टेस्ट एंजाइम है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर होता है 6 lakhs पर सेकेंड। ये हमें देखने को मिलता है कुछ बुक्स में, लेकिन हायर क्लास बुक्स में देखने को मिलता है दैट इज कैटालेज एंजाइम। तो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है कैटालेज एंजाइम, और इसका टर्नओवर होता है 4 × 10⁻⁷ पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में कैटालेज एंजाइम और कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोनों दिया है तो हम हमेशा कैटालेज एंजाइम को ही चूज करते हैं, लेकिन अगर कैटालेज एंजाइम नहीं दिया है देन वी विल चूज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोएस्ट एंजाइम। स्लोएस्ट एंजाइम है लाइसो एंजाइम, जो हमें देखने को मिलता है टीयर्स और स्लाइवा में। इसका टर्नओवर नंबर होता है 0.5 पर सेकेंड। ये हर सेकेंड में सिर्फ आधा ही बन पाता है, एक सेकेंड में जो पर सेकेंड में ये सिर्फ हाफ ही अभी बना हुआ होता है, दैट इज स्लोएस्ट एंजाइम। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंजाइम दैट इज पेरोक्सीडेज एंजाइम, और लार्जेस्ट एंजाइम है कैटालेज एंजाइम। और अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज एंजाइम की क्लासिफिकेशन। एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है 6 क्लासेस में, और इसकी 6 क्लासेस की जो ट्रिक है दैट इज OTH LIL। OTH मतलब ओथ एंड LIL
लिल। हमें इनको सीक्वेंस में ही लर्न करना पड़ता है। तो फर्स्ट ओ से है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसे हम डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। इसका काम होता है कैटालेज करना ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को या फिर रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो इस तरह से एग्जाम्पल है, जैसे ए में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी में रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है ए को रिड्यूस कर देता है और बी को ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए जो एंजाइम होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजिनेज एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेजेस एंड डिहाइड्रोजिनेजेस। तो अगर हमें ये एंजाइम देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफरेजेस की। ट्रांसफरेज कैटालेज करता है या ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को। तो ये ट्रांसफ़र करेगा ग्रुप्स को, लेकिन ये हाइड्रोजन ग्रुप को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है दैट इज़ तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन ना हो, वो तो अगर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होती है तो वो तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में आएगा। इसीलिए हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अगर ये ट्रांसफ़र करेगा ग्रुप को, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफरेज एंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जो जी के साथ जुड़ा हुआ है और एक और सबस्ट्रेट है। अगर हम ट्रांसफरेजेस वहाँ पे करते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम वहाँ देखने को मिलता है, तो वहाँ से जो ये जी है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके S1 S2 के पास चला जाएगा। तो इस तरह से सबस्ट्रेट 2 के पास चला जाएगा। और जो ये ट्रांसफरेज करते हैं एंजाइम, अगर हमें देखने को मिलेगा काइनेज तो ट्रांसफरेज होगी, ट्रांसएमिनेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम ये करते हैं ट्रांसफरेज या ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है वो हमने प्रोटीन में भी डिस्कस किए हैं। ये लार्जेस्ट क्लास होती है प्रोटीन एंजाइम्स की, और ये कैटालेज करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर जब हम करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम कौन कौन से हैं जो एडिशन ऑफ वाटर करते हैं? दैट इज़ अमाइलेजिस, ग्लूकोसाइडेजिस, पेप्टाइडेजिस और प्रोटीनेजिस, एस्ट्रेजिस, फोस्फोडाइएस्ट्रेजिस। ये सभी जो हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइएजिस। लाइएजिस का मतलब होता है जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है या लिविंग डबल बॉन्ड को करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लाइएजिस जो है वो हो रहा है, यहाँ पर बॉन्डिंग है ए और बी के साथ, तो यहाँ पर ये ए और बी जो है वो लाइएज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा और ए और बी जो है वो अलग हो जाएगा। और ये हमें देखने को मिलता है डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम आइसोमेरेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो आइसोमर्स बनाने की रिएक्शंस को कहते हैं, जैसे कि एनोमेरेजिस बनते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म जो हमने देखी थी, एपिमेरेजिस देखी थी जिसमें पोजीशन चेंज होती है लेकिन सेम फार्मूला होता है, आइसोमेरेज आइसोमर्स देखे थे हमने, या म्यूटेज। तो ये सभी जो हैं वो कैटालाइज करते हैं आइसोमेरेज रिएक्शंस को या आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ बॉन्ड्स करना, बॉन्ड को जोड़ने का काम करते हैं या सिंथेसिस करने का काम करते हैं। ये लाइगेजेस भी सेम काम करते हैं और सिंथेटेज भी इसी को कहते हैं। तो जैसे कि डीएनए लाइगेज होता है, पेप्को को हम कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरविक कार्बोक्सिलेज या पेप्केज जिसे कहते हैं। तो ये एंजाइम जो है ज्वाइनिंग ऑफ बॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलोकेजेस। ये अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। इसका काम होता है ट्रांसफर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन अब हमने एक नॉन प्रोटीनियस नेचर का देखा था, दैट इज राइबो एंजाइम, और इस पर भी हमने फर्दर 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। दूसरी बात की जाए तो एंजाइम जो हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और इसमें डिक्रीज करते हैं लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को या तो कम करेंगे या लो करेंगे।
और ये रीजनरेट करते हैं आफ्टर रिएक्शन के बाद, ये खुद को रीजनरेट करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। दैट इज़ डू नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, जैसे रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अलग हो जाते हैं, रीजनरेट करने की कैपेसिटी खुद में रखते हैं। और ये हमें देखने को मिलते हैं टर्शरी प्रोटीन में। इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था टर्शरी प्रोटीन में, तो ये हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके बात करें कि एंजाइम हैव सम पॉकेट्स, एंजाइम में हमें कुछ ये एंजाइम का एक स्ट्रक्चर है। एंजाइम में कुछ पॉकेट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, दरारें होती हैं, या इन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट क्या होती हैं? दो तरह से ये एक्टिव साइट देखने को मिलती हैं। या तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है, या यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर जाता है। तो अगर यहाँ पे मान लो सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है इस एक्टिव साइट पे, तो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है अगर सबस्ट्रेट, तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाता है, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट से अलग होकर रीजनरेट हो जाता है इस रिएक्शन से, फिर खुद को रीजनरेट कर लेता है। अगर हम एंजाइम के मॉडल, एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉडल की बात करें तो दो तरह के मॉडल होते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है, इसको दिया था एमिल फिशर ने। इसमें लॉक जो होता है वो एंजाइम होता है, जो उसमें होल होता है वो उसकी एक्टिव साइट होती है, और जो की होती है वो सबस्ट्रेट होता है। ये जो एक्टिव साइट होती है ये रिजिड होती है। रिजिड का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगी, अपने अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहे, नहीं, ये रिजिड होती है। तो इसी में सबस्ट्रेट जो है वो फिट होता है। लेकिन दूसरा जो है इंड्यूस फिट मॉडल, इसे दिया था डेनियल कॉशलैंड ने, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसमें एक्टिव जो साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट जो है वो खुद को चेंज कर सकती है। तो सबस्ट्रेट इंड्यूस द शेप ऑफ एक्टिव साइट, जैसा सबस्ट्रेट होगा वो एक्टिव साइट की शेप को उसी तरह से कर देता है। ये होता है इंड्यूस फिट मॉडल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ एंजाइम वर्क, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। तो एंजाइम के लिए ये ग्राफ है, दैट इज़ टाइम और एंजाइम एक्टिविटी। एक तरफ हमने टाइम लिया है और एक तरफ एंजाइम की एक्टिविटीज़ ली हैं। तो पहले तो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को चेंज होना है यहाँ से प्रोडक्ट में। तो जब इसको प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहुँचना है, इस एनर्जी को, सबस्ट्रेट को अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। अभी वो एनर्जी है जब इसको एंजाइम नहीं मिला है, और अगर हम मान ले यहाँ सबस्ट्रेट को एंजाइम जुड़ जाता है, जैसे ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, जब ये जुड़ जाते हैं आपस में, बॉन्डिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, या ये यूज़ करती है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो थी उसको थोड़ा कम कर देती है। तो जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ा और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ थी पहले, वो कम होकर यहाँ हो जाती है, और ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ मिलता है तो ही ये प्रोडक्ट बना देता है। तो ये एनर्जी जो ये कम हुई है, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। विदाउट जो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी थी वो थोड़ी हाई थी हमारे पास, लेकिन उसको कहा जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। और जो टोटल एनर्जी है, जो एंजाइम की टोटल एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो उससे बनता है H2CO3। ये H2CO3 बनता है 100 मॉलिक्यूल इसके पर आवर में। 1 घंटे में ये सिर्फ हमें 100 मॉलिक्यूल देता है। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं और यहाँ पर हम एंजाइम लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, अगर ये एंजाइम लेते हैं तो ये एंजाइम इस
एक्टिविटी को स्पीड अप कर देता है और कन्वर्ट करता है H2O CO3। तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल जो है इसके कन्वर्ट करता है 1 सेकंड में बना देता है 6 लाख मॉलिक्यूल। और बिना इस एंजाइम के ये एक्टिविटी जब हो रही थी तो 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 100 मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं। तो एंजाइम जो है वो स्पीड अप कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो ये काम होता है एंजाइम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स हैं पीएच, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे कि ये एक तरफ एंजाइम है और एक तरफ क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर अगर हम हाई करेंगे, हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम टूट जाते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनिमल्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस और प्लांट्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज़ टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये वर्क करता है 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में ही। और ये हमें देखने को मिलता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में, जिसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक थर्मो एसिडोफाइल है जो हाई टेम्परेचर में हमें देखने को मिलता है। और दूसरा बात करें अगर हम पीएच की, तो पीएच में हमने दो एंजाइम के दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एंडो एंजाइम इनसाइड द सेल और एक्सो एंजाइम आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो एंजाइम वर्क करते हैं वो ऑप्टिमम पीएच उनमें pH 7 पे ही वो सारे काम करते हैं। लेकिन एक्सो एंजाइम में हमने डिफरेंट पीएच पढ़ा था। पेप्सिन वर्क करता है 1 से लेकर 1.5 pH पे और ट्रिप्सिन वर्क करता है 8 pH पे। अल्फा अमाइलेज वर्क करता है 6.8 pH पे। तो ये इनका एक रेंज है जिसमें ये pH पे ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, इस एंजाइम में एक्टिव साइट्स हैं मान लो 100। एक्टिव साइट सिर्फ एक ही नहीं होती है, बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 एक्टिव साइट्स हैं। तो 1000 एक्टिवेट साइट होने के साथ अगर हम 100 सबस्ट्रेट इसको देंगे तो 100 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। 500 सबस्ट्रेट देंगे तो 500 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम 1000 सबस्ट्रेट देंगे तो 1000 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम 1200 सबस्ट्रेट देंगे तो क्या 1200 बनेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें एक्टिव साइट 1000 ही थी तो 1000 ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर हम देखें, ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें हमने एक तरफ सबस्ट्रेट लिया है और दूसरी तरफ हमने वेलोसिटी ऑफ एंजाइम लिया है। तो जो वेलोसिटी एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी पे हमें देखने को मिलता है इस तरह से हाइपरबोला ग्राफ। ये ग्राफ है मैक्लिस-मेंशन ग्राफ, इसको कहा जाता है मैक्लिस-मेंशन ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोला ये शेप का देखने को मिलता है। जैसे ही V मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी जो है एंजाइम की मैक्सिमम हो जाती है। कब होती है मैक्सिमम वेलोसिटी? तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम तब होती है जब ऑल साइट्स, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम फुली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। पूरी के पूरे सबस्ट्रेट जो है वो सभी एक्टिव साइट पे जुड़ जाते हैं, तब हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है। और Km क्या होता है? Km का मतलब होता है जब हाफ ऑफ द एक्टिव साइट्स जो हैं वो एंजाइम की फिल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज Km वैल्यू। तो Km इज द हाफ मैक्स ओवर 2b सो कहा जाता है। जो वेलोसिटी होती है एंजाइम की वो अगर हाफ हम फिल कर देते हैं, जो एक्टिव साइट है किसी भी एंजाइम की उसमें आधे में सबस्ट्रेट अगर जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज Km वैल्यू। तो मिशेल मेंशन जो इक्वेशन होती है दैट इज V इज इक्वल टू V मैक्स ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट। और ये Km होता है मिशेल कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। एंजाइम जो इनहिबिशन होते हैं वो 3 तरह के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकेंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड थर्ड इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसे फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब होता है कि अगर जो इनहिबिटर हैं वो स्ट्रक्चरली एनालॉग हैं सबस्ट्रेट के, कि जैसा सबस्ट्रेट है सेम वैसा ही इनहिबिटर होगा, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, तो इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है और इस एक्टिव साइट पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी जुड़ सकता है। अगर उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर बाइंड तो करते हैं, लेकिन वो अदर देन एक्टिव साइट में बाइंड ना करके वो एंजाइम के किसी और जगह पे बाइंड कर जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे ये इसकी एक्टिव साइट थी और यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड है, और जो इनहिबिटर्स हैं वो कहीं और ही बाइंड हो जाएं, तो उन्हें कहते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अब हम आगे इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमने देखा कि वो इस तरह के इनहिबिटर होते हैं जो एक्टिव साइट पे ही बाइंड हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं एक्टिव साइट पे बाइंड? क्योंकि ये इनहिबिटर जैसे कि सबस्ट्रेट दिखते हैं सेम उन्हीं की तरह होते हैं, इसलिए वो इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे अगर बाइंड कर जाएं तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट दैट इज मेलोनिक एसिड। तो एसिड जो है वो इनहिबिटर होता है SDH के लिए। SDH होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमें मिलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये बनाता है कॉम्प्लेक्स 2 जो ETS साइकिल में होता है। कॉम्प्लेक्स 2 उसे ये बनाने का काम करता है। तो ये जो एंजाइम है SDH एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज सक्सिनिक एसिड। तो ये सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है फ्यूमेरिक एसिड में जनरली। लेकिन सक्सिनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो है CH2COH CH2COH। तो इसी के सिमिलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मेलोनिक एसिड। इसमें CH2 के साथ COH जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे एंजाइम था उस एंजाइम के साथ ये मेलोनिक एसिड जुड़ जाता है, और मेलोनिक एसिड जब जुड़ता है तो इसमें फ्यूमेरिक एसिड नहीं बनता है। तो इस तरह मेलोनिक एसिड जो है वो इनहिबिट कर देता है SDH को। एंजाइम SDH को ये इनहिबिट कर देता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसको नहीं बनने देता है, और इसमें फ्यूमेरिक एसिड की फॉर्मेशन फिर नहीं होती है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दैट इज मिथेनॉल पॉइजनिंग। मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या होती है? मिथेनॉल पॉइजनिंग जो होती है, हमने पिछला ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करता है जो एंजाइम दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एस्टेल्डिहाइड में, और एस्टेल्डिहाइड जो है वो अफेक्ट करता है हमारे सेरिबेलम पे। अगर ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एस्टेल्डिहाइड में, तो वो काम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। तो जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3CH2OH। अगर इस एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को अल्कोहल मिलता है तो ही कन्वर्ट होता है वो एस्टेल्डिहाइड में। लेकिन अगर इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को मिथेनॉल मिल जाए, मिथेनॉल की फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सिमिलर ही होता है अल्कोहल से, तो अगर इसके मिथेनॉल मिल जाए तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो हाईली टॉक्सिक हो जाता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं तो ये भी यहाँ पे जुड़ सकता है। तो इसी तरह ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ही एग्जाम्पल होता है। अगर जो है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर हों तो वो एक्टिव साइट पे जुड़ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये मिथेनॉल यहाँ से हट जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, सबस्ट्रेट जो है एक्चुअल सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम इथेनॉल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ही जाकर ये फिर एस्टेल्डिहाइड के साथ इथेनॉल जुड़ेगा और एस्टेल्डिहाइड बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग्स जो होते हैं ये
प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन से बचाने का काम करते हैं। तो ये सल्फा ड्रग्स इनहिबिट करते हैं फॉलेट सिंथेटेज एंजाइम। जनरली जो फॉलेट सिंथेटेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम के साथ जुड़ता है पाबा और ये बनाता है THF, टेट्राहाइड्रोफॉलेट बनाता है। और ये टेट्राहाइड्रोफॉलेट प्यूरिन को कन्वर्ट करता है पैरामिडिन को और इनसे बनते हैं नाइट्रोजिनस बेस और उनसे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड जो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर इस फॉलेट सिंथेटेज में ये पाबा ना जुड़कर इसकी तरह ही सबस्ट्रेट जो है दैट इज सल्फा ड्रग्स, इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर सा ही होता है, इसलिए वहाँ पर इस फॉलेट सिंथेटेज के साथ यहाँ इस एंजाइम फॉलेट सिंथेटेज के साथ ये सल्फा ड्रग जुड़ जाती है और यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ THF नहीं करती है, जिससे DNA और RNA नहीं बनता है। तो अगर बैक्टीरियल पैथोजेनिक है तो वो आगे डिवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए सल्फा ड्रग्स जो हैं वो प्रिवेंट करती हैं बैक्टीरियल पैथोजन। और ये किसके लिए इनहिबिटर होती हैं? फॉलेट सिंथेटेज एंजाइम के लिए ये इनहिबिटर होती हैं। से अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था, और अगर इस सबस्ट्रेट की जगह यहाँ पर इनहिबिटर जुड़ जाए तो तब उसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। अब सेकंड हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं दोज ये बाइंड करते हैं अदर प्लेसेस, इनहिबिटर बाइंड टू अदर प्लेसेस देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा कहीं और इनहिबिटर अगर बाइंड कर जाए तो उसे कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे कि ये एक एंजाइम है और यहाँ पे एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है, लेकिन जो इनहिबिटर है वो कहीं और इसी एंजाइम पे बाइंड कर जाए तो बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है हमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में। अब आगे पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एग्जाम्पल, और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल नर्व गैस को कहा जाता है DIP, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लूरोफॉस्फेट। ये नर्व गैस जो है वो वॉर के टाइम जो है वो यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम आगे पढ़ते हैं। ये इनहिबिटर नर्व गैस इनहिबिटर होती है एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम के लिए। तो कहाँ होता है ये एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम और किस तरह से इनहिबिट होता है वो देखते हैं। ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है। जब न्यूरॉन्स में इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है, हो सकता है न्यूरॉन और मसल्स में ट्रांसफ़र हो, तो न्यूरॉन और मसल्स में जब इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है तो उसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। दोनों में सेम देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में जब सिग्नल आता है या इम्पल्स आती है तो यहाँ पे जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं एसिटाइल कोलिन को, और ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसफ़र होता है नर्व इम्पल्स से दूसरे न्यूरॉन पर, और दूसरे न्यूरॉन पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको बाइंड करते हैं, और बाइंड जैसे ये इस पे होता है तो सिग्नल जो है दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये एसिटाइल कोलिन को यहाँ से कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू कोलिन और एसिटिक एसिड, जिसको ये कन्वर्ट करते हैं वो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये कन्वर्ट करता है इसको एसिटिक एसिड और कोलिन में, और ये फिर एसिटिक एसिड और कोलिन जो है दोबारा से न्यूरॉन में एंटर कर जाते हैं क्योंकि इसके रिसेप्टर यहाँ होते हैं जो इसको दोबारा से बाइंड कर लेते हैं। ये काम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का। लेकिन इस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करती है वो होती है नर्व गैस। यहाँ पर अगर नर्व गैस बाइंड हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन जो है वो दोबारा से चेंज नहीं होता है एसिटिक एसिड में और कोलिन में, और एसिटाइल कोलिन इसी तरह से यहाँ पर रह जाता है। और अगर ये इसी तरह से यहाँ पे रह जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इसलिए नर्व गैस का यूज़ किया जाता है वॉर के टाइम, अगर
किसी को मारना हो तो इसकी स्प्रे की जाती है, जिसकी वजह से जैसे कि कॉकरोच में भी स्प्रे किया जाता है तो उसकी जैसी बॉडी अकड़ जाती है ना, तो सेम नर्व गैस भी उसी तरह से एसिटाइल कोलिन यहाँ नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है और बॉडी में इम्पल्स फिर जाती नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन ही रहती है। अगर खुला है मुंह तो खुला ही रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। ये काम होता है नर्व इम्पल्स का। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल है इसका मेलाथ्योनिन एंड पैराथ्योनिन। मेलाथ्योनिन एंड पैराथ्योनिन जो हैं ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और ये इनहिबिट करते हैं एस्ट्रेज एंजाइम को। दूसरा एग्जाम्पल है साइनाइड पॉइजनिंग, जिसे अजाइड पॉइजनिंग या कार्बोक्सिलेज पॉइजनिंग कहते हैं। ये इनहिबिटर होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के, जो हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ETS साइकिल में, उसके लिए ये इनहिबिटर होते हैं, जिसे हम CYTA-A3 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेंसिलिन। पेंसिलिन प्रिवेंट करता है सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकता है। थर्ड हम बात करते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स या एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। व्हेन प्रोडक्ट इटसेल्फ रेगुलेट इट्स अमाउंट आइदर बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और बाय डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ग्लूकोज से प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये प्रोडक्ट खुद ये डिसाइड करेगा कि इसे अगर ज़्यादा चाहिए तो ये एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी कर सकता है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी कर सकता है और ये डिक्रीज़ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 100 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और इसको यहाँ पर 150 बन रहे हैं और इसको सिर्फ 100 चाहिए, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा कि अभी हमें और नहीं बनाने हैं, तो ये नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। मान लो इसे यहाँ 150 बनाने हैं और यहाँ 100 ही बन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा कि और एंजाइम की ज़रूरत है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये खुद से फीडबैक दे, इसलिए हम इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में हमें 2 साइट देखने को मिलती हैं, दैट इज एक्टिव साइट एंड एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट तो ये होती है और इसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। इसका जो ग्राफ है जिसमें सबस्ट्रेट और जो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होती है, इसमें हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है दैट इज लीनियर ग्राफ, और इसमें हमें हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं देखने को मिलता है। हाइपरबोलिक हमने जो मिशेल मेंशन ग्राफ देखा है उसे कहा गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।